जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें करेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा, और साथ के साथ हिंदी साहित्य के जो अलग अलग सेक्शन हैं उसको हम कंटिन्यू लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के होते हैं। में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं क्वेश्चन जो गलत करके आते हैं, खासकर हिंदी सब्जेक्ट में आए हुए क्वेश्चन, तो वो सेक्शन होता है हिंदी साहित्य। और इसमें आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप बाकी टॉपिक की तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को भी आप एक बार ही पढ़ते हो, जबकि ये टॉपिक अपने आप में कभी भी एक बार पढ़ के तैयार नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आपको रिवीजन करना होगा, इसके क्वेश्चनों को देखना होगा, और उसके साथ पहले आपको उस कंटेंट को समझना होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो क्वेश्चन कौन से होंगे और कौन से होंगे, और उसके बाद में फिर उन्हीं को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साहित्य का नामकरण क्वेश्चन बनता है। ये सेक्शन है अलग अलग, और अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से एक कहीं से दो। उसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं एवं उनकी रचनाएं। उसके बाद हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्तियां। बाद विभिन्न विधाएं, जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, यात्रावर्त, ये सब हिंदी की विधाओं में आते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कार है पत्र पत्रिका पत्र पत्रिकाएं। हिंदी की रचना व कवि का कवियों का काल कर्मानुसार अध्ययन। सिलेबस समझ लिया, 25% तैयारी हो गई। चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये सारी क्लासें आपकी कंटिन्यू चलेगी। शेड्यूल रहेगा आपका मंडे टू फ्राइडे, और आपको पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना है, इधर उधर की चीज़ों पे नहीं करना।
ठीक है, कि क्लास कितने घंटे की होगी, क्लास कितनी होगी, सिलेबस पूरा होगा तो कितने दिनों में होगा, ये सब बेफालतू है। आपको रोज़ पढ़ने से मतलब है, अपने आप को प्रत्येक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ये अपने आप को फ्री करना है। शेड्यूल आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा, यहाँ सारा का सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शाम को हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर जो नेक्स्ट मंडे से आपकी क्लास होगी उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, वहाँ थ्योरी नहीं होगी। जो जो आपको पढ़ाया गया, जो पहली क्लास में कल जो पढ़ाया गया वहीं से ही हम टॉपिक वाइज तैयारी शुरू करेंगे, फिर इन सेक्शनों के क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर वहाँ तैयारी करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे करीब करीब 1.5 से 1.5 घंटा हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में वहाँ पे 1 घंटे में जो कॉन्सेप्ट आपको कराया गया शाम को उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ताकि एक बार तो आपने सुबह मॉर्निंग में पढ़ लिया 8 से 9:30 के बीच में, उसके बाद आपको टाइम मिल गया उसको रिवाइज करने का, और शाम को वहाँ से बनने वाले तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे। यही फाइनल सिलेक्शन लेने का या पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट आंसर दोगे। सुबह मॉर्निंग में अगर आप 9 बजे पढ़ रहे हो और रात के 9 बजे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो 12 घंटे का गैप है उसमें पता चल जाएगा कितना आपको याद है, कितना अभी याद करना आपको बाकी है। तो हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में हिंदी साहित्य के कुल क्वेश्चन और उसके मार्क्स का अलग अलग वेटेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं हिंदी साहित्य का रोल केवल 5 क्वेश्चन का होता है तो कहीं 50 क्वेश्चन का होता है। मैं यहाँ उन तमाम बच्चों को ध्यान में रख के अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। इसको हिंदी के दम पे फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो या स्टेट गवर्नमेंट की, पेपर ऑनलाइन हो रहा हो या फिर ऑफलाइन। यानी कि जो भी रोल है, कि जो यहाँ से 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तो भी हमें सारा का सारा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछे जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछे जा रहे हैं, तो भी हमें सारा का सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे कितने सेक्शन हुए? 7 सेक्शन हुए। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इन सभी सेक्शनों से ना पूछा गया हो। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का नामकरण, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्तियां, हिंदी की विभिन्न विधाएं, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। हिंदी की विभिन्न विभिन्न विधाएं के अंतर्गत क्या आएगा आपका? इसके अंदर आपका नाटक आ गया, इसके अंदर आपकी कहानी आ गई, इसके अंदर आपकी एकांकी, के अंतर्गत आपका उपन्यास, क्या है आपका उपन्यास, निबंध, यात्रा वर्त, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, तमाम जो हमारी विधाएं हैं इसी को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। और उन तरीके को प्यार दोस्तों हम यहाँ विधा कह रहे हैं, तो नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास के रूप में है। अब उसका भी हमें जो अध्ययन करना है वो कालक्रमानुसार करना है। भारतीय हिंदू युग के नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास कौन से हैं, वेद युग के कौन से हैं, छायावाद के कौन से हैं, छायावादोत्तर कौन से हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के जो है हमारे नाटक, कहानी, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण। ऐसे ही आदिकाल के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि महाकाव्य कौन से हैं, काव्य कौन से आए, भक्ति काल के अंदर कौन से काव्य महाकाव्य लिखे गए, रीति काल के अंदर कौन से काव्य महाकाव्य लिखे गए, आधुनिक काल के अंतर्गत कौन से महाकाव्य और काव्य लिखे गए। ये अपने आप में जब विधा की हम बात कर रहे हैं तो इन सब के अंतर्गत आप तमाम उन रचनाओं के बारे में, उन लेखों के बारे में पढ़ोगे, इसके चलते हिंदी का उत्थान हुआ। तो ये आपके 7 अलग अलग सेक्शन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्शन तैयार कर लिया, कि ये जो समझ विकसित मैं कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो रोज हो रही है आपकी, और यही चीज़ आपने अपनी लाइफ में 5 से ज़्यादा बार आप पढ़ चुके हो इसको, लेकिन इसके क्वेश्चन आप गलत इसलिए करते हो कि आपने हिंदी में प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना वाला टॉपिक कर लिया, हिंदी इतिहास नामकरण से क्वेश्चन पूछा गया, वो आपका गलत हो गया। आपने हिंदी की विभिन्न विधाएं, नाटक, एकांकी, उपन्यास तो पढ़ लिया, हिंदी साहित्य की जो प्रसिद्ध पंक्ति है अलग अलग काल की, अलग अलग लेखक और उनके कवियों की जो पंक्तियां हैं वो आप छोड़ देते हो। अब मान के चलो इससे यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे मिनिमम, अब उन 5-7 आपके सेक्शन हैं, सेक्शन आप इसमें से 2 कंप्लीट करके गए, तो पहले से ही आपने हिंदी साहित्य को कंप्लीट किया ही नहीं, तो आप आधे अधूरे सिलेबस को पढ़ के पेपर में जा रहे हो और उसके बाद कह रहे हो सर जी हमारे तो एक क्वेश्चन नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने पूरा हिंदी साहित्य के 7 अलग अलग सेक्शनों पे ध्यान नहीं दिया है। अब इनका जो रोल रहेगा, हर पेपर में अलग अलग रोल है। कई हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं
इसका आपको ध्यान रखना है, इनका जो रोल रहने वाला है हिंदी साहित्य का, ये क्वेश्चंस होंगे आपके 2 से लेके 4। ठीक है, मैं पर्सनों की बात कर रहा हूँ। ठीक, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग है, मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। हिंदी साहित्य का नामकरण 1 से लेके 2% नामकरण से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक, इसमें यहाँ ध्यान रखना है 4 से लेके 6%। ठीक है, हिंदी साहित्य की पंक्तियां हैं, इसमें हमेशा 1 से लेके 2%, कभी भी ऐसे नहीं है कि 4% पंक्तियों के पूछ लेगा। हिंदी की विभिन्न विधाएं, सबसे ज्यादा बड़ा रोल इसी का ही होता है, और ये कम से कम मिनिमम 5 से लेके 10% अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं मिनिमम और मैक्सिमम का रोल बता रहा हूँ, और जहाँ 5 ही क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन से मान के चलो मिनिमम 1 से 2 आएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध पुरस्कार, इनका जो रोल रहने वाला है वो भी प्यारे दोस्तों यहाँ 2 से लेके 4 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक है, एक पुरस्कार एक पत्र पत्रिकाएं हैं, 2 से लेके 4% इसमें से हैं। और हिंदी की रचना कवि का कालक्रमानुसार अध्ययन, ये ज़्यादातर यूजीसी नेट, पीजीटी और बाकी जो स्टेट के टीचर एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा पूछा जाता है कालक्रमानुसार। लेकिन जब उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना होता है हिंदी साहित्य से, तो वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लेगा। तो इसके भी जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 2 से लेके 5 क्वेश्चन होती है, और ये हिंदी साहित्य का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। कालक्रमानुसार आपको कवि और उनकी रचनाओं का आपको अध्ययन करना होता है। इसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्ति, अगर कोई फेमस पंक्ति ली गई है जो हमेशा पूछी जाती है तो उसको तो मैक्सिमम बच्चे बता पाते हैं, लेकिन कुछ पंक्ति ऐसी होती है केवल जो हिंदी साहित्य से एमए करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसको पता होती है। नॉर्मल जो कैंडिडेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है हिंदी की प्रसिद्ध पंक्ति। तो आप आने वाली क्लासों में इन 7 यार दोस्तों अलग अलग सेक्शन का यहाँ पे अध्ययन करोगे और उससे अपने आप को हिंदी साहित्य से फ्री करोगे। तो मैं लेके चला हूँ कि तमाम वे थ्योरी की क्लासें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई जाती है उन सबको मैं एक झटके में आपके सामने सीक्वेंस में लेके बढ़ूंगा आगे। और शाम को अगले नेक्स्ट मंडे से हम करेंगे प्रैक्टिस। सैटरडे संडे मैं कुछ रणनीति की क्लास लेके आऊँगा कि किस तरीके से आपको हिंदी को अभी 2 से 2.5 महीने आपको देना है, और उस 2 से 2.5 महीने में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिंदी से जिंदगी भर के लिए आप अपने को और अपने परिवार को और आने वाली पीढ़ी को फ्री कर सकते हो। तो ये है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है वो जोशुआ केटलर ने लिखा है, क्योंकि ये कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके अपने कोई यार दोस्तों फार्मूले नहीं होती हैं, उसकी अपनी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, साथ उसकी अपनी कोई अलग से थ्योरी भी नहीं बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल तरीके से हिंदी के जो अलग अलग सेक्शन हैं, जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो डेफिनेशन उसमें हम बना लेते हैं अपने पास से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इनके डेफिनेशन नहीं बना सकते, तो इनको तो लर्न करने की चीज़ है। तो इस वाले सेक्शन में जो कि हिंदी साहित्य है, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, में अलग तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल तरीके से आपने हिंदी व्याकरण को पढ़ा है, लेकिन इसमें जैसे हिंदी शब्दावली है और हिंदी साहित्य है, तो 2 सेक्शन ऐसे हैं पूरे हिंदी के अंदर जहाँ स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है, टीचर का रोल कम है, और वहाँ स्टूडेंट को लर्न करना है अर्थात याद करना है, और वो याद कभी भी एक बार नहीं हो सकता है पढ़ के, कम से कम आपको अलग अलग समय पे 3 से 4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपको जिंदगी भर के लिए याद रह पाएगी। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण शास्त्री जो माना जाता है वह जोशुआ केटलर। कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी व्याकरण जो पहला व्यक्ति माना गया हिंदी व्याकरण को जानकारी रखने वाला, वो भी भारतीय नहीं था। ठीक है, वो भी फॉरेन कंट्री का जोशुआ केटलर था, जो कि अपने आप के जर्मन के व्यक्ति थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका रीजन क्या था कि यहाँ भारत की संस्कृति और भारत की जो सभ्यता रही है, उस संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी, फॉरेन कंट्री वालों के पास इतना समय था कि हमारे यहाँ लोग जो है अपनी रोजी रोटी से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो जोशुआ केटलर जो है भारत में आया, ने सुना था, और उसके बाद यहाँ तमाम जो भी हमारे पुस्तकालय थे उनका अध्ययन किया, और उसके बाद में इसको इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण शास्त्री जो माना जाता है वो एक फॉरेन अर्थात दूसरे देश का व्यक्ति है, उसका नाम है जोशुआ केटलर। साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन परंपरा का
सूत्रपात जो किया है वो गार्दा दत्तासी ने किया, तो ये भी दूसरे व्यक्ति था। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, हिंदी भारत की अपने आप में भाव की अभिव्यक्ति की भाषा है, लेकिन प्यारे दोस्तों हिंदी पर काम करने वाले लोग बाहर के रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गार्दा दत्तासी कौन थे? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को किताबों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है गार्दा दत्तासी, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, यानी कि जो पहली रचना हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में लिखी गई, तो वो हिंदी में नहीं लिखी गई, ना वो संस्कृत में लिखी गई, ना वो उर्दू अरबी फारसी में लिखी गई, जो यहाँ की अपनी भाषाएं थी वो फ्रेंच में लिखी गई, जो फ्रांस में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा जो इन्होंने प्रयोग की वो फ्रेंच थी, व्यक्ति का नाम था गार्दा दत्तासी। इनका नाम जो जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काम करने वाला, और इन्होंने जो टाइटल रखा जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने रखा उसका नाम था इस्तावर द ला लेतुर्वे ए दुए ए हिंदुस्तानी, इनके ग्रंथ का नाम था। अब रीजन क्या है, ये फ्रेंच शब्द है सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि जो वास्तव में ये फ्रांस के थे और इनको जो भाषा पे पकड़ थी वो फ्रेंच पे थी, तो इन्होंने जो अध्ययन किया तो उसको इन्होंने अपने विस्तार जो दिया ग्रंथ में वो फ्रेंच भाषा में दिया। तो स्वाभाविक बात है जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट का नामकरण अपनी ही भाषा में करता है। माल अगर हिंदुओं का है तो उसका नामकरण भी अपनी भाषा में करेंगे, माल अगर ईसाइयों का है तो वो भी अपनी भाषा में उसका नामकरण करेंगे। उसका जो प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट का नामकरण अपनी भाषा में करता है। हिंदुओं के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम जितेंद्र, महेंद्र, सत्येंद्र, धर्मेंद्र, तेजेंद्र, हरेंद्र, गजेंद्र, योगेंद्र, राजेंद्र, ये सब नाम रखेंगे, चाहे एक ही गली में 4 राजेंद्र क्यों ना हो जाए। अब ऐसे ही मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों तो भाषा होती है वो उर्दू अरबी फारसी होती है, वो अपने प्रोडक्ट को अपने माल को जो नाम देंगे शाहरुख खान, सलमान खान तरीके से देंगे। कहने का मतलब ये हुआ माल जिसका होता है वो अपनी खुद की जो लैंग्वेज होती है उसकी अपनी जो भाषा होती है उस भाषा में उसका नामकरण करता है। तो ये थे फ्रांस के, वो भाषा आती थी फ्रेंच, इसलिए इन्होंने पहले हिंदी साहित्य ग्रंथ का जो नाम रखा वो किस में रखा, फ्रेंच भाषा में रखा, उसका नाम था टावर द ला लेतुर्वे इंदुवे ए हिंदुस्तानी। शिव सिंह सरोज ये भारत का व्यक्ति था, अर्थात ये अपना व्यक्ति था, लोकल था, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अग्रणीय भूमिका निभाई, लेकिन ये तो जागे गार्दा दत्तासी के बाद जागे, तो हिंदी पहला इतिहास ग्रंथ जो हिंदी भाषा में लिखा गया वो शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया। अब क्वेश्चन यहाँ आप जो लैंग्वेज है उसी को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, वहाँ एक बड़ी वो चूक करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, तो नाम है शिव सिंह सरोज। लेकिन हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो नाम है गार्दा दत्तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो राइट आंसर है फ्रेंच भाषा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में किस नाम से लिखा गया, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, और वो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने ये लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने अपने नाम पर ही, जैसे इन्होंने अपनी भाषा में नामकरण किया, की भाषा क्या थी फ्रेंच, तो फ्रेंच भाषा में नामकरण कर दिया। शिव सिंह सरोज क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, वो किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, अर्थात इन्होंने अपने नाम पे जिसका जो माल है जिसका जो प्रोडक्ट है या तो वो उसका अपना नाम देगा या वो अपनी भाषा का प्रयोग उस टाइटल में करेगा। तो शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखा गया शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इसके बाद द मॉडर्न वर्णनुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। यानी कि ये जो ग्रंथ थे इनमें सीक्वेंस नहीं था, ये जो काल कर्मानुसार है, जैसे पहले आदि काल, फिर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और उसका समय निर्धारित किया। पर्टिकुलर ये जो घटनाएं घटी हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, एक जैसी जो चीजें थी जो परंपरा को निर्वहन कर रही थी, एक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, पर्टिकुलर उस समय के चीजों घटित होने वाली तमाम घटना
प्रसंगों को एक स्थान पे रखने का काम जो किया था प्यारे दोस्तों, वो जाता है श्रेय यहाँ पे तो जॉर्ज ग्रियर्सन को, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये तीसरा आपका इतिहास ग्रंथ है, ये है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का। और जॉर्ज ग्रियर्सन को जाना जाता है हिंदी साहित्य के प्रथम काल कर्मानुसार लिखने वाले व्यक्ति के रूप में। काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किस नाम से लिखा? द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। की जो भाषा है उसी भाषा में वो अपने प्रोडक्ट का, अपने माल का क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है, नामकरण कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको देखे इसको पूछ लेगा, इसको देखे इसको पूछ लेगा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में विभिन्न कालों का जो नामकरण है और काल विभाजन है, इसीलिए ये जाना जाता है। तो ये किस लिए जाना गया? ये जाना गया कालों के नामकरण की वजह से जाना गया, कालों के नामकरण की वजह से जाना गया और काल विभाजन की वजह से जाना गया। तो दो इसकी अपने आप में खासियत है इस इतिहास ग्रंथ। एक तो कालों का क्या है? नामकरण है, और दूसरा क्या है? काल विभाजन है। के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जाता है। यानी कि इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन वो क्या था? पहला व्यवस्थित रूप देने वाला। तो व्यवस्थित रूप से अर्थात जो चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको जब शब्दावली पढ़नी होती है, विलोमतक, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, भिन्नार्थक शब्द और वर्तनी, तो उसमें से सबसे पहले आप अनेकार्थी शब्दों को करो, उसके बाद आप पर्यायवाची को करो, उसके बाद आप श्रुति भिन्नार्थक को करो, फिर आप वर्तनी को करो और उसके लास्ट में आप विलोम शब्द। ये व्यवस्थित रूप हुआ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको व्याकरण पे कमांड करनी है तो सबसे पहले आप वर्णमाला पढ़ो, फिर संधि पढ़ो, फिर उपसर्ग पढ़ो, फिर प्रत्यय पढ़ो, उसके बाद वर्तनी। तो ये पांचों टॉपिक क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने काम क्या किया? तो व्यवस्थित किया, तो ग्रुप में इस तरीके से रखा ताकि चीजें लोगों की समझ में आए। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने कालों का नामकरण के आधार पर चीजों को लेके आगे बढ़े, अर्थात काल विभाजन किया इन्होंने। ठीक है, तो ये सबने ही इतिहास ग्रंथ लिखे। तो आपके सामने चार व्यक्ति आए, एक गारदा दत्तासी आए, दूसरे जो है जॉर्ज ग्रियर्सन आए, शिव सरोज आए, और चौथे व्यक्ति आए आपके रामचंद्र शुक्ल। और तीनों ने एक ही फील्ड में काम किया, एक ही प्रसंग पे काम किया, और वो क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। लेकिन चारों का इनका काम क्या था? उसमें अलग अलग कॉमन चीज क्या थी कि इन चारों के चारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन चारों में अंतर क्या था? गारदा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का अंतर क्या था गारदा दत्तासी के मुकाबले? इन्होंने काल विभाजन किया और उनका नामकरण किया, इस वजह से ये अलग हो गए। रामचंद्र शुक्ल को क्यों अलग माना गया इन सब से? क्योंकि इन्होंने पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ लिखा। इसके बाद शिव सेंगर को क्यों अलग माना गया? कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा, इसलिए वो हिंदी भाषा में लिखने वाले पहले व्यक्ति इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में माने गए। तो चार फेमस हैं और चारों से ही पूछे जाते हैं। करता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ले सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना, अब इसके अलावा चार व्यक्ति थे, चार इतिहास ग्रंथ थे जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बार वहां से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद ही आपको ये ध्यान रखना है कि फिर यहाँ से जो चीजें चली वो क्या थी? जो इतिहास ग्रंथ इन चार व्यक्तियों के अलावा लिखे गए वो किस वर्ष में लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए, ये वे क्वेश्चन। यानी कि एक तरफ ग्रंथ हो गया, पुस्तक, और दूसरी तरफ उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम समय के साथ में। तो यहाँ क्या है? स्थावर द लातवे लेतुरे इंदु हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में टाइटल दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास। और ये 1839 की बात है। ये कब की बात है? 1839। आपको याद रखना पड़ेगा, सबके आपको सन याद नहीं रखने, लेकिन जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा, वो पूछा जाएगा समय के साथ में। तो 1839 में भारत में पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया गारदा दत्तासी के द्वारा।
के बाद इतने वर्ष बाद ये 1883, यानी कि इसके बहुत साल बाद में ये ग्रंथ लिखा गया 1883 में। शिव सिंह सरोज, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है और लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर ने। तो इन्होंने अपनी भाषा में नामकरण कर दिया। ठीक है, इन्होंने हिंदी के व्यक्ति थे, भारत के व्यक्ति थे, हिंदी लैंग्वेज थी, तो हिंदी में लिखने वाले इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883। जब मान के चलो 1983 में प्यारे दोस्तों भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एकदम 100 साल पहले शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा गया सेंगर के द्वारा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। मान के चलो आप में से किसी का बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ जो है 1983 है, ठीक है, तो उसके आधार पे भी आप कर सकते हो कि मेरे पैदा होने से 100 साल पहले या मेरे पैदा होने से 105 साल पहले भारत में क्या लिखा गया? हिंदी में इतिहास ग्रंथ लिखा गया सेंगर के द्वारा, शिव सिंह सरोज के। या फिर आप अपने दादा का जो बर्थडे है, ठीक है, जहाँ आप उसके आधार पे आप कर सकते हो, बस आपके दादा पैदा हुए थे, दादी पैदा हुई थी, आपके फादर का जो जन्म का जो सन है उसके आधार पे आप इनको लिंक करके याद रख सकते हैं। लर्न की चीज़ है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। के बाद मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर आप हिंदुस्तान हैं। अब आपके घर में कोई ये घटना 1889 की अगर है, उसके साथ इसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं। या फिर आपको ये तो याद हो गया, ठीक है, 1883, तो इसके बाद आप देखो कि 6 साल बाद, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का और उसके साथ उनका नामकरण का काम ग्रंथ में किया, जिसका नाम है मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी अपने आप में निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लेखन में भी अपना जो है लेखनी चलाई है और उन्होंने टाइटल रखा हिंदी साहित्य विमर्श। ये हो गया आपका 1923 में। हिंदी भाषा का विकास 1924 में। श्याम सुंदर दास को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी के जो इतिहास ग्रंथ लेखक हुए हमारे, उनमें रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है। तो 1924 में श्याम सुंदर दास ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा हिंदी भाषा का विकास। साहित्य का इतिहास 1936 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यही वो इतिहास ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले व्यवस्थित हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित रूप सामने आया वो इसी ग्रंथ में आया। तो रामचंद्र शुक्ल को इतिहास ग्रंथ लेखन परंपरा में क्यों माना जाता है? व्यवस्थित रूप दिया। क्या दिया? व्यवस्थित रूप दिया। इस साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया? सूर्यकांत शास्त्री ये हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब ये बहुत सारे हैं, करने तो आपके लिए जरूरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं तो ज़्यादा कंटेंट को याद नहीं रख पाते। इसका रीज़न यही होता है कि ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या 1-2 बार पढ़ के वो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है बच्चे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग माइंडसेट है, आपका अलग अलग आईक्यू लेवल है जिस पे आप काम करते हो। अब जो पीजीटी की तैयारी करना चाहता है, टीजी नेट की तैयारी करना चाहता है, उसको इसमें से एक नहीं छोड़ना। और जो वनडे एग्जाम दे रहा है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दूसरे स्टेट का दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में केवल जिनको मैं राइट पे निशान लगाऊंगा आपको वही करना है। यहाँ तक तो सारे करने हैं। इसके बाद आपको फिर ये करना है हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये फेमस है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ विश्व प्रसाद मिश्र, ये आ चुका है। राम कुमार वर्मा, ये फेमस है। डॉक्टर नागेंद्र, ये भी। बच्चन राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब जिनको मैंने टिक किया है सारे के सारे पूछे गए हैं, एक बार नहीं बल्कि अनेक बार। ये महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति का रोल अलग है। जैसे
गार्दा दत्तासी का जो रोल है, सबसे पहले उन्होंने इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया, सबसे पहला ग्रंथ लिखा। 4 व्यक्ति सही जा रहा है, गार्दा दत्तासी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, इसके साथ रामचंद्र शुक्ल हैं और शिव सेंगर। ये जो हैं चारों व्यक्ति को तो अनेक बार पूछा ही गया है इस क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन उसके अलावा हिंदी साहित्य के जब हम इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं तो जिन जिन को मैंने राइट किया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, और राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये भी उन्हीं के समकक्ष और महत्वपूर्ण है। हालांकि इनका समय क्या रहा, अलग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, अब इसमें अलग अलग चीज कैसे याद रख पाओगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो आपको याद रहेगा ही, ये फ्रेंच भाषा में है जिसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, ये अंग्रेजी में है, तो फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है, अंग्रेजी यूरोप की तमाम कंट्री में बोली जाती है। तो अंग्रेजी में जो टाइटल लिखा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के रूप में, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। फ्रेंच भाषा में जो टाइटल लिखा वो गार्दा दत्तासी ने लिखा, क्योंकि ये फ्रांस के थे। क्लियर, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात आ जाओ यहाँ पे कि सरोज के नाम से पूछा गया आपसे इतिहास ग्रंथ, तो जब शिव सिंह इसमें नाम है तो वो ऑप्शन में भी देगा शिव सिंह सेंगर, तो शिव सिंह सरोज शिव सेंगर ने लिखा अपने नाम से, ये भी याद हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे आप, ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श, आपको कुछ नहीं याद रखना, हिंदी साहित्य तो सब में कॉमन है जब इतिहास ग्रंथ की बात आएगी, यानी कि विमर्श नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखना। विमर्श मतलब चर्चा, उन्होंने चर्चा की अपने साथियों से, उसके बाद जो आइडियाज आए नए नए निकल के, तो हिंदी साहित्य विमर्श में 1923 में इन्होंने रख दिया। तो विमर्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था, पद्म पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, तो भाषा के विकास से हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने जोड़ा, भाषा के विकास से हिंदी साहित्य के इतिहास को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जोड़ा। इसके बाद में यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके बाद में विवेचनात्मक इतिहास जो लिखा वो किसने लिखा, कांत शास्त्री ने लिखा। भाषा और साहित्य नाम से हिंदी साहित्य, भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास ने लिखा है। साहित्य का इतिहास 29 में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सेम टाइटल जो रामचंद्र शुक्ल ने नाम रखा अपने ग्रंथ का, वही नाम रखा राम शंकर शुक्ल ने, ये भी शुक्ल ये भी शुक्ल, पर दोनों ने सेम नाम से किया। अलग क्या था, ये 29 में लिखा गया और ये 31 में लिखा गया, ये उसके 2 साल बाद आया। ये भी शुक्ल हैं, रसाल के नाम से जाने जाते हैं, ये भी शुक्ल हैं, तो दोनों शुक्ल ने सेम टाइटल सेम नाम दिया। जैसे एक ही गली में 2 धर्मेंद्र हो जाते हैं, लेकिन होते दोनों अलग अलग समय पे पैदा। ठीक है, एक ही क्लास में 2 जितेंद्र हो जाते हैं, लेकिन कोई जितेंद्र धामा होता है तो कोई जितेंद्र चौधरी होता है, तो अंतर हो गया उसमें। ठीक है, किसी का रोल नंबर पहले 10 में होता है, किसी का बाद में, किसी का एडमिशन पुराना होता है, किसी का नया। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जब 2 जितेंद्र 2 धर्मेंद्र एक साथ हो जाते हैं क्लास में, तो उनको फर्स्ट और सेकंड नाम दे देते हैं, जूनियर सीनियर दें, धर्मेंद्र 1 धर्मेंद्र 2, धर्मेंद्र फर्स्ट धर्मेंद्र सेकंड। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 29 में लिखा गया और ये लिखा गया यार दोस्तों यहाँ 31 में। ये ही याद करने का तरीका है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप जितने भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर है के माध्यम से आप नौकरी लेना चाह रहे हो। आधुनिक हिंदी का इतिहास, तो हिंदी के इतिहास में पहला आधुनिक शब्द जोड़ने वाले व्यक्ति को जोड़ दो इसके साथ। तो आधुनिक शब्द जो जोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो किसने जोड़ा है, वो कृष्ण शंकर शुक्ल ने जोड़ा है। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो भूमिका जो शब्द है हिंदी साहित्य के साथ, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव, तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्भव और विकास जो शब्द जोड़े हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने 41 में लिखा, 51 में लिखा। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो आदिकाल नाम दिया था, वो भी प्यारे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। कई बार पूछा जाता है आदिकाल जो नाम हुआ, वीर गाथा काल का, प्रारंभिक काल का, वो आदिकाल नाम किसने दिया, तो आदिकाल नाम ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और इसी की वजह से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा 1952 में। तो यानी कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के साथ जो टाइटल जुड़ा, जो शब्द जुड़ा, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के।
उद्भव और विकास शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से ग्रंथ लिखा। 52 में आपको ध्यान रखना है, 12 साल बाद में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। फिर उस समय इनकी जो है अपने आप में तूती बोल रही थी, इसका रीजन ये था। सरस्वती पत्रिका जो 1920 से लेके प्यार दोस्तों 25 तक इन्होंने संपादन किया सरस्वती पत्रिका का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में, और उस समय ये फेमस हो चुके थे। तो उसके बाद इनका जब नाम चल रहा था तो लगातार एक ही साल में इन्होंने 2 इतिहास ग्रंथ लिखे। एक लिखा उद्भव और विकास के नाम से और एक लिखा हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम से। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि आदिकाल प्रारंभिक काल को, वीरगाथा काल को किसने नाम दिया? ठीक है, यह हिंदी का जो पहला काल माना जाता है वो आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का अतीत, तो ये जो अतीत शब्द जोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में वो किसके द्वारा जोड़ा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक जो शब्द जोड़ा वो किसने जोड़ा? राम कुमार वर्मा ने है। हिंदी साहित्य का इतिहास सेम नाम है जो रामचंद्र शुक्ल ने और रसाल ने दोनों ने दिया था ना। हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहा और हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहा और हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामशंकर शुक्ल ने और इसके साथ डॉक्टर नागेंद्र ने सेम नाम से लिखा। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि साहित्य का इतिहास 1973 में जो लिखा और आप कहोगे वहाँ राम, ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, तो गलत हो गया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने तो 1919 में लिखा था, अगला पूछ रहा है 1973 में। ठीक है, तो ये समय रामचंद्र शुक्ल का था ही नहीं, ये रसाल का था ही नहीं, ये किसका था? ये डॉक्टर नागेंद्र का था। सेम टाइटल है एक ही किताब का, 3 अलग अलग समय में। एक समय था प्यारे दोस्तों 1932, दूसरा समय था 1931 और इसके बाद में समय था 1973। सेम टाइटल दिया गया, सेम नाम दिया गया एक ही ग्रंथ को और अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये बच्चन सिंह का हो गया 1978 में। और यहाँ देखो ये क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 74 में कृष्ण शंकर शुक्ल। तो यानी कि 1934 के अंतर्गत कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया पहला। ठीक है, सेम टाइटल है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। 78 में 1934 में जो लिखा गया आधुनिक हिंदी का इतिहास वो अलग व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। ठीक है, इसके साथ फिर यहाँ पे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य और संवेदना, तो हिंदी साहित्य में संवेदना शब्द जो जोड़ा गया वो किसके द्वारा जोड़ा गया? राम स्वरूप द्विवेदी। तो आप क्या करोगे? ऊपर लिखोगे टाइटल हिंदी साहित्य का इतिहास और फिर लिखोगे संवेदना नीचे, साहित्य का इतिहास ग्रंथ जहाँ लिखा है ना ऊपर के नीचे संवेदना। साहित्य के इतिहास में संवेदना शब्द जोड़ा रामचंद्र शुक्ल ने, आधुनिक शब्द जोड़ा बच्चन ने, आलोचना शब्द जोड़ा राम कुमार वर्मा ने, अतीत शब्द जोड़ा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तब जाके आप याद रहोगा। ये तो कॉमन है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य कॉमन है। तो ये जो अलग अलग शब्द यूज किए इन्होंने, रीजन क्या था? इसमें कुछ भी अलग नहीं है, मैंने जो पढ़े हैं हर किसी व्यक्ति ने समय के अनुसार उसमें चीज क्या कर दी? ऐड कर दी। जो चीजें दी गई थी उसी में वो ऐड करते चले गए चीजों। ठीक है, और फिर उसमें कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है पुरानी चीजों को अपना बनाने के लिए कुछ न कुछ 1% से नया डालना पड़ेगा, तब आपका नाम हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये थे आपका प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, अलग अलग समय में जो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखे गए। रचनाकार और उनकी रचनाएं जो फेमस रही है, कौन कौन सी रचना है, कौन कौन रचनाकार हैं, उनको देखिए आप। ये आपने प्यारे दोस्तों जहाँ तक ये सारी चीज कर ली है और हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इस वाले सेक्शन की, कि हम चर्चा कर रहे हैं इस वाले सेक्शन, इन दोनों सेक्शनों पे हम चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे सारे सेक्शन जब आप कर लोगे तो आपका डर जो भय का भूत साहित्य का आपके मन में बैठा है, यानी इससे बाहर कुछ आना नहीं है। समस्या क्या है इधर? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम पे बच्चे अपने आप को 3-4 महीने पूरा झोंक, इतनी बड़ी बड़ी मोटी
किताब लेके आते हैं। और एक राइटर की नहीं, एक पब्लिकेशन की नहीं, अनेक पब्लिकेशन की किताब लाते हैं। अब उसको ले तो आते हैं, लेकिन आज तक मैं दावा करता हूँ किसी भी स्टूडेंट, चाहे वो जॉब में हो या जॉब में ना हो, ठीक है, अब वो मान के चलो कोई टीचर हो गया, अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो लेगा, उसमें जुनून है, बनना तो वो चाहता है, वो चाहता है समाज में मेरा कद और मेरा पद दोनों बड़े हो, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आज तक किताब लेके आया 400-500 रुपए की, उनमें से 100 पेज भी वो कवर नहीं कर पाया है, कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। तो जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं उन्होंने किए हैं, तो उन किताबों की जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है। उन किताबों में जितनी आवश्यकता थी उससे कई गुना ज़्यादा कंटेंट दे दिया। तो स्टार्टिंग में तो जुनून होता है, हम ले आते हैं खरीद के 500-600 रुपया की किताब, यूजीसी नेट के पर्पज़ से, पीजीटी पीजीटी के पर्पज़ से या किसी कंपटीशन के पर्पज़ से। लेकिन वो घर पे रहती है, 2-3 दिन पढ़ते हैं, 50-60 पेज होते हैं, उसके बाद वो किताब कहाँ है, कितने की लाई थी, क्यों लाए थे, वो सारे सपने कहाँ चले जाते हैं, सब वो जुनून कहाँ चला जाता है, वो नहीं पता रहता। अब यहाँ पर हमें केवल इसका मकसद क्या था कि जो काम की चीज़ है, जो हमेशा आती ही है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो 12th के बाद होने वाला एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जा रही हो, ग्रेजुएशन के बाद होने वाला एग्ज़ाम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होने वाला एग्ज़ाम, उसमें जो हिंदी साहित्य का जो रोल रहा है, साहित्य से जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, अगर हमारे वो सही हो जाए, तो हमारी अपनी भूमिका पूरी हो गई। क्योंकि मान के चलो हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन आ गए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अगर आप 4 साल भी हिंदी साहित्य पढ़ोगे, तो भी हिंदी साहित्य के आप 70 क्वेश्चन इसमें सही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी 70 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, पता चलेगा आपका कितना भी आपने पढ़ लिया है, मुश्किल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग के आ जाए, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस जिंदगी में नहीं कर पाओ। 3 साल तक भी पढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक पढ़ भी सकते हैं। अब फिर मुद्दा क्या आएगा, स्मार्टनेस। प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग हमारी ये थी कि इसमें 7 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मार्टनेस क्या थी? स्मार्टनेस यह थी, ये क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन ये गलत नहीं होने चाहिए, आएंगे पेपर में। अब मान के चलो 5 क्वेश्चन आए कहीं, और 5 में से 2 आप सही करके 3 गलत, फायदा क्या हुआ? और वे 3 गलत जो आपने किए हैं, 3 गलत जो आपने किए हैं वो आपको आते थे, वो आपने पढ़े थे। तो पढ़े हुए क्वेश्चन जब जब गलत होते हैं तभी सिलेक्शन नहीं होता, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपके साथ बैठने वाले तमाम बच्चों को नहीं आता। जो क्वेश्चन नया था, उसका कंटेंट आपके पास नहीं था, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने के बाद में कोई बच्चा कर सकता है, वो ना आपने पढ़ा है ना उसने पढ़ा है। तो कंपटीशन वो नहीं टफ करता है। कंपटीशन क्वेश्चन जो टफ हो रहे थे आपके, बाकी बच्चों ने ये क्वेश्चन सही कर लिए क्योंकि उसने भी पढ़े और आपने भी, आपके ये क्वेश्चन गलत हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल याद करना है, इसमें कोई आप विशेष दिमाग नहीं लगा सकते, सब सामान्य बुद्धि वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये एक बार पढ़ने से नहीं होंगे, एक बार पढ़ने से नहीं होंगे, इनको घुमा फिरा के कैसे पढ़ लो, वो कलरफुल करके पढ़ लो, ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ लो, या फिर आप सुन लो जैसे रेडियो पे बोला जाता है, सबकी बात एक ही है। मैं पीडीएफ लगा के पढ़ा रहा हूँ तो भी बात वही रहेगी, बिना पीडीएफ के पढ़ाऊंगा, वर्बली बोलूंगा हाथ बांध के, तो भी बात वही रहेगी। मैं इसकी केवल आपको ऑडियो बना के दे दूंगा तो भी बात रहेगी। में केवल आपको एक काम करना है, और वो काम करना है याद करने का। और याद आपको एक बार नहीं होगा, अगर आप इसको 2 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो सर जी हमारा तो ये हो चुका है, हमने तो ये पढ़ लिया था किसी किताब से, यूट्यूब चैनल से या किसी लेक्चर में, तो मतलब अभी तैयार है ही नहीं आपका, क्योंकि आपका 4 बार पढ़ के तैयार नहीं होगा, आप तो 2 बार की बात कर रहे हो। आप अंदाज़ा लगाओ, आप पहले ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट लिया किसी ने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया, 3 साल ग्रेजुएशन में और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, 5 साल पढ़ने के बावजूद भी इसमें 100 में से 50 ही क्वेश्चन उसके सही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपने तो 5 बार भी नहीं पढ़ा, 5 साल की तो बात ही दूर। यहाँ गलती जो हो रही है वो यही हो रही है। बाकी टॉपिक जब आप करते हो, रीजनिंग है, मैथ है, बहुत सारे टॉपिक आसान होते हैं, एक बार पढ़े काम हो गया। लेकिन क्यों आप मैथ को 5 साल से निकाल रहे हो और फिर भी आपका मैथ सही नहीं होता? आप में से कौन सा स्टूडेंट ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो और पिछले 5 साल से मैथ ना पढ़ रहा और उसके बावजूद भी मैथ सही नहीं है?
तो उसका अप्रोच अलग है सीखने का, करने का। वो अभ्यास मांगता है, ये बार बार पढ़ना मांगता है। ठीक है, तभी ये लर्न होगा, तभी ये याद रहेगा, तभी इसकी गलती होने के चांस कम होंगे। तो आपको याद रखना है। प्रेम सागर लल्लूलाल हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो ये क्या है, प्रेम सागर हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या बन गया, हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम बताइए। अब बहुतों को यही नहीं पता गद्य क्या होता है, वो गाया ना जा सकता, इसके अंदर छंद ना हो, गाया ना जाए, जिसके अंदर छंद ना हो तो वो क्या है, वो गद्य है। और पद्य क्या है, उसको हम पोएट्री कह रहे हैं, उसको हम पोयम कह रहे हैं, उसको हम कविता कह रहे हैं, उसको हम गीत कह रहे हैं। वो क्या होता है, जिसको गाया जाता है, छंद होता है, यति गति तुक विराम होते हैं, तो हम पद्य कह रहे हैं, पोयम कह रहे हैं, पोएट्री कह रहे हैं, कविता कह रहे हैं, गीत। अब यहाँ पे प्रथम हिंदी के गद्यकार कौन कहलाए, लल्लू लाल। ठीक है, इनकी रचना ये आपको ध्यान रखना है, प्रेम सागर। के बाद दूसरी रचना नासितोपाख्यान सदल मिश्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। सदल मिश्र के बारे में अनेक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोर्ट्स विलियम कॉलेज जो कोलकाता के अंदर थे, विभाग हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी रहे। ये हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान रहा सदल मिश्र का। प्रोफेसर थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर जी कौन थे, इसमें सदल मिश्र थे। हिंदी के विभाग अध्यक्ष फोर्ट विलियम कॉलेज के इनमें से कौन है, सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र की रचना का नाम बताइए, नासितोपाख्यान। अब आपने पढ़ तो लिया नासितोपाख्यान, आपको लल्लू लाल, सदल मिश्र, दासुलाल सागर और राम प्रसाद निरंजन ने दे दिया। तो बहुत सारे बच्चे इसको इसके साथ जोड़ देंगे, कुछ इसके साथ जोड़ देंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि वो एक बार पढ़े, इसका रीजन क्या है, वो एक बार पढ़ के गए हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। नासितोपाख्यान सदल मिश्र, सागर सदा सुख लाल ने लिखा, भी सुख है और इसमें भी सुख, ये आपको ध्यान है। और ये भी क्या है, इसमें लाल है, और प्रेम लाल ही होता है, प्रेम का जो रंग है वो लाल होता है। ये गुलाब का फूल, ठीक, व्हाइट गुलाब का फूल नहीं, कमल का फूल नहीं देंगे, गुलाब का फूल देंगे, लाल है। लाल क्या है, लाल कलर प्रेम का कलर होता है। ये आपको देखिए, हमारे देवी देवता हैं उनके भी कलर होते हैं, जितने भी देवता होते हैं अपना अलग अलग कलर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जो दिन होते हैं दिन के भी अपने कलर होते हैं। मंगलवार का जो है केसरी कलर है, शनिवार का ब्लैक है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना, अगर याद नहीं हो याद करने है। लाल, प्रेम सागर रचना, प्रेम क्या है का कलर लाल होता है। सागर मैंने क्या कहा, गाने समय और आज भी आदमी हवा पसंद थी, और उस दिखावे के चक्कर में वो बिना मुंह से बताए ये कोशिश रहती थी लोगों को लगे कि ये फले व्यक्ति की, तो उसमें वो अपने दादा का, अपने फादर का, या अपना या अपने लड़के का नाम जोड़ दे। अब आज के जितने लेखक हैं, चाहे उनमें मैं हूँ या और, वो अपने बच्चों के नाम को जोड़ेगा उसमें। घर कोई बनाएगा तो घर का नाम अपने बच्चों के नाम पे ले, कोई किताब निकालेगा अपने बच्चों के नाम पे ले आएगा। पुराने समय में क्या था, ज़्यादा अगर हम आदिकाल की बात करें तो अपनी वंशावली का प्रयोग करते थे, अपनी रचनाओं के टाइटलों में कोई भी उठा लेते थे, ठीक है, दादा परदादा या उससे जुड़ी हुई जो भी उनमें फेमस, क्योंकि उससे उसको फायदा है, आत्मसंतुष्टि। तो ऐसे ही सदा सुख लाल ने अपनी रचना का नाम क्या रखा, सागर रखा। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, फेमस है। गोरा बादल की कथा है, जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा। इस साहित्य का काल विभाजन, एक है आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा गया। आदिकाल जो कहा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरगाथा काल जो कहा वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। के बाद पूर्व मध्य काल है, क्या है, पूर्व मध्य काल, जिसका दूसरा नाम क्या है, भक्ति काल है। तो आदिकाल, वीरगाथा काल, इसके बाद में का दूसरा नाम क्या है, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य नहीं है, पूर्व मध्य काल है, भक्ति काल कहा गया पूर्व मध्य काल को। उत्तर मध्य काल, पहले तो जो नाम रखे गए थे वो यही थे, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। फिर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। ठीक है, तो किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने।
पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया और इसके बाद में आधुनिक काल को क्या कहा गया, गद्य काल कहा गया। इसमें ज्यादातर गद्य में रचनाएं लिखी गई। तो गद्य कौन, जिसको गाया ना जा सकता उसको हम क्या कह रहे हैं, गद्य हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बना जो बेसिक क्वेश्चन हैं, इनमें से पूर्व मध्यकाल का नाम बताइए क्या है, भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल किसको कहा जाता है, भक्ति काल को। रीति काल का दूसरा नाम बताइए क्या, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल किसको कहा जाता है, ठीक है, रीति काल को। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है, गद्य काल है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों ये क्या है, हमारे ये क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। के साथ साथ अब यहाँ पे है साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो व्यवस्थित किया कालक्रमानुसार, और माना भी जाता है रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो किसकी वजह से फेमस हुआ, व्यवस्थित रूप उन्होंने दिया है। क्या दिया, व्यवस्थित रूप दिया। तो यही वो व्यवस्थित रूप है जी जो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा। पहले आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, आधुनिक, और ये जो नाम दिए चारों के चारों ये रामचंद्र शुक्ल ने दिए। आदि काल को वीर गाथा काल रामचंद्र ने कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल रामचंद्र ने कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो चीजें हैं व्यवस्थित रूप से इतिहास ग्रंथ लेखन का काम किसने किया, रामचंद्र शुक्ल। इसके साथ साथ 4 जो कालखंड में विभाजित किया हिंदी साहित्य के इतिहास को, वो किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने। क्या समय निर्धारित किया, 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 पूर्व मध्यकाल, 1700 से 1900 उत्तर मध्यकाल, और 1900 से लेके आपको ध्यान रखना 1924 तक या इसके बाद तक आधुनिक काल, गद्य काल जो फिलहाल चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना। 1900 से लेके 1924 में क्या है, आधुनिक काल, गद्य काल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बना, अनेक बार रिपीट हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी कौन थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी। एक तो रामचंद्र शुक्ल का किया आपने, और दूसरा किया राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी वो व्यक्ति थे जिन्होंने संवेदना के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा था राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी को 2 वजह से जाना गया। एक तो हिंदी साहित्य संवेदना का विकास नाम से इन्होंने हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा 1986 में, और दूसरा इनको जाना गया प्यारे दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो काल विभाजन किया रामचंद्र शुक्ल के अलावा। अब मैंने क्या कहा, कुछ न कुछ चीज कोई व्यक्ति अगर अलग बताएगा तभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। अगर पिछले वाले की बात को ऐसे उठा के रख देंगे। एक लिख रहा था 1936 में इतिहास ग्रंथ, का नाम था रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एक लिख रहा है 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, इतिहास ग्रंथ लिखा उन्होंने, और फिर उसके अलावा ये बाद के थे रामचंद्र शुक्ल के, तो इन्होंने वो समय बदल दिया। घुमा फिरा की बात वही है। एक आदमी कह रहा है 1900 से लेके अब तक, ये कह रहा है 1850, 50 साल पहले बात रख दी, समय निर्धारित अलग हो गया। आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या है, आदिकाल वीर गाथा का। प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो आप ये भूल जाते हो आपके ऊपर आपके परिवार की और मम्मी पापा जो बुजुर्ग रहे हैं और उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं, तो उन बीमारी से मुक्त करना, उनको आराम देना और उनकी ज़िंदगी को सहज और थोड़ा आरामदायक बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे में ये नहीं आया, तो जो बेरोजगारी की दर है, हमारे टाइम पे अभाव ज़्यादा था, आपके टाइम पे चीज़ों का इतना अभाव नहीं है। बस आपके पास बहाने ज़्यादा हैं, हम लोगों के पास कोई न तो सुनने वाला था जब हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और ना हमारे पास उस तरह के बहाने थे जो आपके पास। आप सरकार को कोस सकते हो, आप टीचर को कोस सकते हो, आप माँ बाप को कोस सकते हो, अपने को आप कभी नहीं।
लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई सरस्वती की आराधना है। अब उस सरस्वती की आराधना के दौरान, सरस्वती की पूजा के दौरान अगर आपके दिमाग में खुराफात आ गई, पढ़ा रहे हैं टीचर, बता रहे हैं कि बन रहे हैं, बता रहे हैं कि दो वजह से साहित्य के जाने गए। एक था काल विभाजन, चारों काल का किया था, इन्होंने संवेदना शब्द दे साहित्य का इतिहास ग्रंथ। तो उस समय भी अगर मस्ती सूझ रही हो, जब आदमी पूजा कर रहे हो, सरस्वती की आराधना में हो, और उसके पीछे खड़े हुए आदमी आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हो, या छोटे बच्चे एक दूसरे को पढ़ते समय उंगल करते हैं, तो वे जो छोटे बच्चे बाकी तो पढ़ रहे थे तो उनका अचीवमेंट हुआ उस दिन का, और बाकी एक दूसरे को चूंटी भर रहे हैं, उंगल कर रहे हैं, ये सारे वही बच्चे हैं जो बाद में सरकार को अपने, वो सारे वही बच्चे हैं। अगर पढ़ते समय आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ब्रेन में सरस्वती की पूजा करते समय यही हो, धर्म के ठेकेदार आप बन गए हो, जबकि खुद का अभी तक आपका कोई है नहीं बढ़ा, लेकिन आपने समाज का, धर्म का, राजनीतिक पार्टियों, खुद का वजूद नहीं है। अगर सही तरीके से घर में झांक के देखा जाए तो चार व्यक्ति आ जाए तो उनको बैठा के उनकी सही अतिथि देवो भव जो देश माना जाता है, उस अतिथि देवो भव जो है उसको सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाए, उसकी सामर्थ्य नहीं है हम लोग। लेकिन जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो अपने आप को रम खाओ, इसीलिए थोड़ा सा कभी क्या करो, माँ बाप के शरीर में जो जबरदस्ती बीमारी एंट्री कर गई है, बुढ़ापे की, ज़्यादा शरीर पे लोड लेने की वजह से, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, शरीर को आराम ना देने की वजह से, कि अगर वो शरीर को आराम देते तो ये पढ़ लेगा, हम काम कर लेंगे, शरीर पे ओवरलोड हुआ, जब ओवरलोड हुआ तो बीमारी आने का टाइम था, काम कर रहे हैं, तो खाने का टाइम है उसमें आपको खिला रहे हैं, खाना बचा है घर में थोड़ा बहुत, मैं अपने संग आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है ना उनके खाने पे जा रहा है, ना उनके सोने पे जा रहा है, ना उनकी बीमारी पे जा रहा है। बस आपको तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे दो और उस पे जी भर के एक दूसरे को गाली देने की छूट दे दो, आपका दिन पूरा हो गया। आज का अचीवमेंट ये तो था बहुत सारे बच्चों को, 10 आदमी मिल जाए और वो अपनी भड़ास निकाले अंदर से, ठीक है, वो उसका पूरे दिन का आज का अचीवमेंट। ये रिक्वेस्ट है, डायरेक्शन चेंज जो आप बार बार, ये समय है और इससे बड़ा बलवान, ये जो समय जो सीख देता है, जो मार देता है, कोई इलाज किसी के पास नहीं। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, वो भी माइनस में पहुंचा देता है ये समय। मान के चलो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके, इस जन्म में मैंने 1 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाई, पिछले जन्म में मैंने 10 लाख को दिलवाई, अब बुरे काम कर दूंगा, सजा तो साधना के दौरान करे दोस्त, आपके जहन में, आपके दिमाग में, तो यहाँ आदिकाल, वीर गाथा काल, पूर्व मध्य भक्ति काल, उत्तर मध्य रीति काल, आधुनिक काल गद काल, इन्होंने समय क्या निर्धारित किया, जहाँ ये 1050 से कह रहे थे, 1050 से उन्होंने 50 साल पहले बात रख दी, 1350 से 1650, ये यहाँ 1700 कह, ये यहाँ 1700 कह रहे थे, 1750 से 1850, ये यहाँ 1900 कह रहे थे, तो 50 साल पहले का रख दिया, चीजें सेम रही और आदमी अपना नाम भुला गया, अपना नाम फेमस कर गया। इस वजह से जो पहले वाले ने कहा, जो ग्रंथ लिख चुका था 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा 86 में, ठीक है, तो उसमें 50 साल हटा दिए, 50 साल हटाते यहाँ 25 हटा दिए, 50 साल हटा, हम ये अलग चीज हो गई एकदम, को भी जगह मिल गई, हाँ मैंने भी कुछ है में काल विभाजन के दौरान अपनी एक अलग नींव, ये था प्यारे दोस्तों 50 साल का अंतर, 1150, 1370, यहाँ पे 19, यहाँ पे क्या है 1650 साल का अंतर, यहाँ 25 साल का है, यहाँ क्या था 73 था, यहाँ 25 साल का अंतर,
सारा का अंतर आपको ध्यान 22 में देखते हैं सिस्टम में कुछ दिक्कत है। जी, आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये समय हो गया आपका। के साथ साथ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है विद्वानों की दृष्टि से। के प्रथम कवि के रूप में राहुल सांस्कृतायन ने, डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों ने सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। अब वो देख, राहुल सांस्कृतायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि, राइट आंसर सरप्पा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरप्पा। तो हिंदी के कवि कौन हैं, ये कुछ किसको मान रहे हैं, यहाँ सरप्पा को मान रहे हैं, कुछ किसको मान रहे हैं, स्वयंभू को मान रहे हैं, को मान रहे हैं, कालीभद्र सूरी को मान रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी के पहले कवि के रूप में के नाम आए, मान रहे हैं राजा मुंज, मान रहे हैं विद्यापति, ठीक है, कुछ मान रहे हैं अब्दुल रहमान, कुछ मान रहे हैं पुन्ना या पुंड, और कुछ मान रहे हैं चंद्र बरदाई। तो हिंदी का पहला कवि कौन है, इसके लाइन लग गई। अब जो को अपना आदर्श मानता था, गुरु मानता था, जिसकी आइडियोलॉजी चुराई, का पहला कवि इस समय जिसकी तूती बोल रही थी, मान के चलो सरप्पा की बात से सहमत हैं, सरप्पा के जो विचार थे राहुल सांस्कृतायन के विचार उससे मिलते जुलते हैं, मेरे विचार किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के विचारों से मेल खाते हैं, तो वो स्टूडेंट मुझे एक आदर्श शिक्षक के रूप में देखेगा। अब मान के चलो अब नहीं खाते हैं, अब किसी को राजनीति करने, मैं कह रहा हूँ कि आप छात्र जीवन में हो, आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए, वो भड़क जाएगा, वो कभी मुझे आदर्श टीचर मानेगा ही नहीं। पुराने समय में भी और अभी भी यही चीज़ें थी कि हम केवल सपोर्ट उसी चीज़ का कर रहे हैं जिस तरह का नेचर हमारा है। अगर आपका राजनीतिक इसी तरह से बैकग्राउंड रहा हो, राजनीतिक सोच आपकी रही हो, या राजनीति में आपको आनंद आता हो बिना कुछ मिले भी, तो स्वाभाविक बात है आप किसी पार्टी से जुड़ के आपके जीवन चलेगा। अब उससे कोई लेना देना आपका नहीं है, जब जब उस पार्टी की बुराई होगी आपको दुख, आपके मम्मी पापा को कुछ कोई बोले शायद ना दुख हो, राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा तो दुख का क्यों, आपकी मानसिकता, आपके विचार एक आइडियोलॉजी को ले चुके हैं। अब उससे भला ना आपका होना ना किसी दूसरे का होना। ऐसे ही यहाँ पे था, सरहप्पा ने जो बातें रखी कही, तो राहुल संस्कृतायन के विचार उनसे मिलते जुलते थे, इसलिए राहुल संस्कृतायन ने सरहप्पा को वरीयता दी, डॉक्टर नागेंद्र ने सरहप्पा को वरीयता दी। हालांकि ये स्वयंभू, सरहप्पा, सालीभद्र सूरी तीनों लगभग एक ही समय के थे, समकालीन थे, और इन्होंने तीनों ने जो अलग अलग बात रखी, कोई कह रहा है कि नहीं हिंदी के लिहाज से तो ये श्रेष्ठ है, तो राहुल संस्कृतायन, डॉक्टर नगेंद्र ने सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त, और इस पर ज्यादातर लोग सहमत हैं। अब दो व्यक्ति तो यही है नाम, के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, साहित्य का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो सरहप्पा को ही हिंदी का पहला कवि मानते। अब ऑप्शन में देगा वो सरहप्पा, स्वयंभू, सालीभद्र सूरी सभी, जब तक ऑप्शन में सरहप्पा है, राइट आंसर सरहप्पा है। वो किसी का नाम नहीं दे रहा है राहुल संस्कृतायन के अनुसार नगेंद्र, वो कह रहा है कि हिंदी का पहला कवि बताओ कौन सा, तो हिंदी का पहला कवि सरहप्पा है, सब कुछ होते हैं। और जब सरहप्पा नहीं है तो स्वयंभू, जब शंभू नहीं है तो सालीभद्र सूरी। लेकिन अगर वो ये कह देता है कि राहुल सांस्कृतायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा, ये सारे ऑप्शन में है, राइट आंसर सरहप्पा रहेगा। ठीक है, रामकुमार वर्मा के अनुसार पहला कवि, चाहे ऑप्शन में सरहप्पा हो, इनके अनुसार रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहप्पा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो कि हिंदी इतिहास ग्रंथ लेखन में एक बड़े नाम, बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने सालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
बच्चन दर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि कहा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर पुण्य अर्थात पुंड को पहला कवि मानते हैं, ये एक ही व्यक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि अर्थात कवि मानते। तो जब आपके क्वेश्चंस में ये दिया होगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला कवि, चाहे ऑप्शन में सरप्पा, स्वयंभू, शालिभद्र, सूरी क्यों ना हो, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि चंद्रबरदाई ही है। पृथ्वीराज रासो रचना लिखी। तो एक क्वेश्चन क्या था, हिंदी का पहला कवि और उस पर अपने विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति। दोबारा से फिर देखिए, राहुल सांस करता है नगेंद्र के अनुसार सरप्पा हिंदी का पहला कवि। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू अपभ्रंश के अग्रणीय माने जाते हैं, ठीक है, अपभ्रंश भाषा के ज्ञाता माने जाते हैं। गणपति चंद्र शुक्ल के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा बच्चन सिंह विद्यापति। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान। शिव सिंह सेंगर पुण्य। रामचंद्र शुक्ल चंद्र बरदाई। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चरण काल, प्रारंभिक काल, बीज विपणन काल आदि नामों से जाना गया। अलग अलग व्यक्ति ने आदिकाल को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिया। आपके बचपन का नाम आपके आकार, रंग, रूप, आपके कर्म के आधार पर था। अगर आप हाइट में थोड़े छोटे थे तो घर वालों ने, पड़ोसियों ने आपका नाम छोटू रख दिया। अगर आप मोटे थे शरीर से तो पड़ोसियों ने, घर वालों ने, रिश्तेदार ने आपका नाम गोलू रख दिया। अगर आप थोड़े से सांवले थे, दिखने में काले थे, तो घर वालों ने, पड़ोसियों ने, गांव वालों ने आपका नाम पलवा या कालू रख दिया। ये भारतीय परंपरा रही है। रंग, रूप, आकार, प्रकार, काम के आधार पर एक नाम दिया ही दिया जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग समय में एक ही चीज को अलग अलग नाम दिया गया, विशेषताओं के कारण। क्या दिया गया? उसकी विशेषताओं के कारण दिया गया। तो आदिकाल की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषता। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति का मतलब होता है गुण। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? विशेषता, पहचान, लक्षण। या फिर अब आदिकाल के जो नाम पड़े उसका रीजन यही था। आदिकाल की खासियत क्या थी? आदिकाल फेमस क्या रहा? किन चीजों के लिए रहा? आदिकाल को किस लिए जाना गया? आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा। आश्चर्यदाता क्या थे? बहुत सारे जो कवि रहे वो दरबार में रहते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। तो जो राजा थे उन राजाओं के जिसके दरबार में रहेंगे, मान के चलो मेरे घर पे कोई आ जाए, ठीक है, और आके मेरी बुराई करने लगे, उसको शरबत तो पिलाऊंगा लेकिन उसमें नमक ज़्यादा डलवा दूंगा। अगर कोई मेरे घर पे आए और आके मेरी बड़ाई करे तो मैं उसमें नमक के साथ में चीनी की जगह शहद डलवाऊंगा, शहद और नमक वाला शरबत। वो हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। ऐसे ही हर समय की अपनी कुछ खूबी रही है, उसके कुछ अपने लक्षण रहे हैं। मान के चलो आप मुझे पसंद करते हो और कहीं हम टकरा गए, कहीं रास्ते में मिल गए, तो स्वाभाविक बात अगर पसंद करते तो दौड़ के आओगे, अरुण सर आज आपसे मिल गए तो खुश। अब मान के चलो मैंने आपको डांट दिया किसी चीज या आपको कोई विशेष नाम दे दिया, अरे ये वही व्यक्ति इसने एक बार मेरी क्लास में ना इंसल्ट कर दिया सबके सामने, जबकि सामने कोई था ही नहीं, ऑनलाइन थे, पता ही नहीं कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, उसको याद केवल वो जो मैंने पढ़ाया उसको 100 से ज़्यादा क्लासों में तो वो याद नहीं है, लेकिन एक दिन किसी चीज़ की वजह से उसको जो डांटा था, उसने जो अपने आप को ये महसूस किया कि मैं हर्ट हुआ हूँ, मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा अपमान हुआ है और वो दुख हुआ, वो दुख तो उसको याद है 10 साल बाद भी, लेकिन 100 क्लास में जो कंटेंट दिया और उसको समझ दिया उसको याद नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर पर्टिकुलर समय में हर व्यक्ति और पर्टिकुलर एक युग की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन्हीं की वजह से वो चीज़ें जानी भी जाती है। ऐसी आदि काल, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आरंभ, आगे, शुरुआत का, यानी कि जो सबसे शुरुआत का काल था का नाम रख दिया आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस आदिकाल की जो विशेषता थी, इसके जो लक्षण थे, इसकी जो खूबियां थी, इसके जो गुण थे, एक तो इसमें जो राज दरबार में जो कवि रहते थे तो उनकी प्रशंसा करते थे। अब कई बार राजा गुस्सा कर जाते थे तो उनके पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं। हर कोई आदमी अपने पूर्वजों की प्रशंसा चाहता है।
मान के चलो कोई जाट है तो चरण सिंह की प्रशंसा अपमान सुनेगा नहीं, कोई अम्बेडकरवादी है तो अम्बेडकर की प्रशंसा चाहेगा, कोई बंगाली है तो सुभाष चंद्र बोस को आदर्श मानता है, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कुछ सुनेगा। ठीक है, कोई गांधी की आइडियोलॉजी से प्रभावित है तो महात्मा गांधी की जो बड़ाई सुनेगा तो उसको अपने आप में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिसके आश्रित होता है किसी भी तरह से, वो हमेशा उसकी प्रशंसा सुनता है। तो क्योंकि वो दरबार में रहते थे, राजाओं का खाते थे, राजा पर ही डिपेंड रहते थे, राजा की बुराई तो कर नहीं सकते। अब अलग अलग सरकार जो पद्म श्री पद्म विभूषण बहुत सारे लोग दिए और बहुत सारी सरकारें आई और गई, तो जो जो सरकार के पक्ष में रहा, खिलाफ नहीं बोला, उसको वे सारे पुरस्कार मिले। तो उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल का हो, अर्जुन पुरस्कार खेल का हो, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो। आज जो कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा, कितना भी अच्छा काम कर ले तो पुरस्कार मिल ही नहीं सकता। पुराने राजा ये भारत रत्न और पद्म भूषण पद्म विभूषण नहीं देते थे, ना खेल से संबंधित कोई अवार्ड देते थे, ये मालाएं देते थे, इनके गलों में हीरे जवाहरात की मालाएं होती थी। अब जैसे ही इसने प्रशंसा की इसके पूर्वजों की कि आपके जो पूर्वज थे बड़े योद्धा थे, या इसकी प्रशंसा कर दी राजा की जिसके दरबार में वो रह रहा है कि आपने जो युद्ध लड़ा था फले फले साल में, तो उस समय आपको देखकर शत्रु सेना की रूह कांप गई। ठीक है, उनके जो घोड़े थे, ठीक है, उन वो जो है हतोत्साहित हो गए, घोड़े जो जाने थे आगे और आपको देख के पीछे भागने लगे। राजा खुश हो जाएगा, फूल के कुप्पा राजा, राजा खुश हो गए, गले में से माला निकालेंगे, ये ले, ये मोती की। तो ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना इनका कुल धर्म बन गया, कर्म बन गया। लाभ जाएगा, राजा गर्दन उड़ा देगा। तो वहां जो पोटली दी जाती थी पुराने समय में, हीरे जवाहरात की, गले में से माला निकाल के दी जाती थी, धन वही था, पैसे थोड़ा ही था, रुपया नहीं चलता था उस समय तो हीरे जवाहरात मोती इनकी कीमत थी। तो वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा क्या करते थे कविताओं में, अपनी रचनाओं में, ठीक है, और अपने बाकी जो क्रियाकलाप रहते थे। युद्धों के सुंदर व सजीव वर्णन, तो जो उस समय के कवि होते थे, कि आदिकाल के समय पुराने समय में छोटे छोटे सामंतवादी प्रथा थी, छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में, छोटे छोटे जो है राज्य हुआ करते थे। अब उनका अपना वर्ग संघर्ष था, कहीं वो जो संघर्ष होता था ज़्यादातर तो कि राजा के यहाँ सुंदर रानी है कि उसकी बीवी हो या उसकी लड़की हो, तो उसी को प्राप्त करने के लिए झगड़े होते थे। अब एक आदमी अपने आप में धन्ना से, मेरे से बड़ा क्षत्रिय बाहुबली कोई नहीं। आज के टाइम में भी तो बाहुबली है, पूर्व के बाहुबली अलग है, पश्चिम के अलग है, गुजरात के बाहुबली अलग है, बंगाल की बाहुबली जो है आजकल ममता दीदी है, और इधर दिल्ली में बैठा हुआ अमित शाह भी सब बाहुबली है। उस समय भी ऐसे ही बाहुबली हुआ करते थे। तो उस समय जो युद्ध होते थे उस काल में, वो युद्धों के जो कारण थे वो सीमा विवाद था, राज्य का विस्तार चाहते, जैसे चाइना चाहता है, चाइना भी अपने आप में बाहुबली है। तो युद्धों का मुख्य कारण ये था होने का कि उसको एक रानी थी, बहुत सारी रानियों के साथ वो रहना चाहता था, शादी थी, बहु विवाह प्रथा उस समय मान्य थी राजाओं के लिए, तो अनेक रानियां हुआ करती थी राजा की। जहाँ भी सुंदर लड़की या किसी की सुंदर बहू दिखाई दी और वो घूमते फिरते राजा वहाँ से जा रहा है, उसकी नज़र पड़ गई, बोला यार मैं तो लुट गया, मैं तो ठीक है, मैं जो रानी से शादी किया हूँ वो तो इससे भी ज़्यादा सर है। तो हम अब उसका दिल आ गया। आदमी का जब दिल आ जाता है तो घर परिवार मोहल्ला पड़ोस गांव देश सब छोड़ने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान से भी हमारे यहाँ कई आइटम आए हैं, हमारे भी कई आइटम पाकिस्तान के हैं, और सोशल मीडिया पे आजकल वही छा रहे हैं। बाकी तो कुल मिला के बात यह है कि युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन वो इसलिए हुआ करते थे कि युद्ध होते थे, और युद्ध के मुख्य दो कारण थे। एक तो राजाओं के लिए जो पत्नी थी उसकी बहु विवाह प्रथा, और दूसरा है अपने राज्य का विस्तार, सीमाओं का विस्तार, दूसरे राज्य की जमीन को अपने राज्य में मिलाना, उनका वर्णन कवि किया करते थे। राजा हार भी गया तो उसको फील ही नहीं होने देते थे कि तू अभी मुंह की खाई आया है, ठीक है, तेरी बुरी तरह प्रास्त तेरी पराजय हुई है युद्धों में। तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के कर देते कि फर्स्ट हाफ का जो युद्ध था सारा आपके पक्ष में था, तो भाई थोड़ी सी चूक हो गई आपसे जिसकी वजह से हार गए। मतलब बुरी तरह से राजा वहां से भागा है धूल खा के, उसको एहसास ही नहीं होने देते थे। कौन? ये कवि, ये लेखक को एहसास ही नहीं होने देते थे कि आपने युद्ध हारा है। जो जो उसकी खूबी थी, जो पॉजिटिविटी थी, का वर्णन किया करते थे। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है। भाई जब युद्धों का वर्णन होगा
तो ओज गुण का प्रयोग होगा और वीर रस। तो जहां ओज गुण होगा वहां वीर रस होगा। 3 मुख्य गुण माने गए हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। वीर रस का जो गुण है वो ओज है। तो युद्ध के लिए ओज चाहिए, ताकत चाहिए, साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए, और वो ताकत, साहस, पराक्रम जहां होगा वहां वीर रस होगा। तो ये भी क्वेश्चन बना। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन तब मिला जब राजा रानी को ले आया, और उसके बाद में उस रानी भी खुश बोली कि वहाँ तो कुछ नहीं था, वे तो मेरी शादी कर देते इधर उधर छोटी जगह, तो अपने आप में बाहुबली, ये बड़ा बाहुबली जो है मुझे पसंद कर रहा है, बड़ी बात क्या है। पुराने समय की कुछ रानियां आदर्शवादी थी, तो कुछ रानी ये भी थी कि अगर वो शादी करते तो एक छोटे से राज्य में होते हैं, वहाँ कोई मेरी सुरक्षा नहीं कर पाता, फिर भी दिक्कत होती। तो रानियां खुश इसलिए हैं, आज भी वही है, हर लड़की चाहती है कि जो आदमी संघर्ष से अपने दम पे पला बड़ा हो उसके साथ कोई शादी करना नहीं चाहता। लेकिन जिसकी पुरखों की जमीन जायदाद हो, बड़े बड़े बंगले हो, बहुत सारे गाड़ी घोड़े हो, 4-5 हाथी दरबार में बंधे हो, तो उस तरह से लड़के से शादी करना आज की लड़कियां चाहती हैं। पुराने समय में भी यही था। तो एक जो बाहुबली बड़ा राजा है, जिसने 1-2 राजा को परास्त कर लिया हो, दूसरे राज्य की सीमा को अपने राज्य में मिला लिया हो, जमीन को, तो ऐसे राज्य से शादी करके, चाहे उसकी 50 रानी पहले रही हो, वो 51 भी हो, तो भी वो खुश रहती थी। और यही कारण था कि जब रानी खुश थी तो फिर वो राजा फिर दूसरी तीसरी रानी की तरफ बढ़ जाता। और ऐसे दूसरे राजा सोचते थे, है उसको पसंद आई, वो ले आया तो मैं क्यों नहीं लेके आऊंगा, मेरे पास तो इतनी सेना है। तो पुराने समय में युद्धों के 2 मुख्य कारण थे, एक बहु विवाह पर था और दूसरा था सीमा का विस्तार। और वो उसकी वजह से युद्ध हुए तो वीर रस में। श्रृंगार रस कहाँ था, रानियों के कारण। तो रानियों का जहां जिक्र हुआ राजा के साथ, वहां श्रृंगार रस है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता। कल्पना का मतलब क्या हुआ, अपने मन पसंद, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल और फिल्में आप देखते हो, में लिखा होता है काल्पनिक घटना है, ये मनोरंजन से संबंधित है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं, वो लिखा होता है। लेकिन उसको सीरियल देखने वाली तमाम लड़की, ठीक है, घर पे देखने वाले तमाम लोग उसको देखते ही नहीं। अब उस सीरियल में कोई रो रही है हीरोइन, जो मेन भूमिका में होती है नायक की, तो घर वाले रो रहे हैं। हीरो रो रहा है, हीरो को दुख हो गया तो रो रहा है। अब उसको पढ़ते ही नहीं, ये सब काल्पनिक हैं, ये मनोरंजन के लिए बनाया गया, वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं। कई बार मैं देखता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ 8 बजे, तो घर में जो सीरियल चल रहा होता है, बच्चे देख रहे होते हैं। अब मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे खुश होते हैं क्योंकि टीवी बंद है, मुझे देख के बच्चे, और कई बार टीवी बंद नहीं, टीवी चल रहा है, उस पर सीरियल चल रहा है, और जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, की के साथ वो बह भी रहे हैं। अब उसको दुख हो रहा है, वो रो रहा है, तो अपना बच्चे भी दुखी। मेरे आने से मेरे जाने से फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये हुआ, ये भी सारी चीज वही थी कि इन नाटकों में, सीरियलों में, इनके द्वारा जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पना को ज्यादा जगह दी, अपने तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ के रखा, तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता हुई, अर्थात जो हमारा इतिहास था, जो उसकी वास्तविकता थी, उसमें कल्पना को कर दिया, तो उसकी वास्तविकता भंग हो गई। ये थी आदिकाल की विशेषता। वो पूछेगा निम्नलिखित में से आदिकाल से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सा मेल है, कौन सा बेमेल है, आदिकाल की दृष्टि से सही कथन बताइए, कौन सा नहीं है। और ये सारी चीज देगा वो बना बना के कई कई सेंटेंस, मैंने तो यहाँ कोर्स में चीज को रखा है। तो अप्रमाणिक रचनाएं, ये जो रचनाएं आदिकाल की थी, उनमें से ज्यादातर रचनाएं अप्रमाणिक थी, उनका प्रमाण से, साक्ष्य से, समय की तमाम जो वास्तविक चीजें थी उससे कोई लेना देना नहीं था। सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था, क्योंकि देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे कबीले रजवाड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियायतों में, विरासतों में बटा हुआ था। तो इसलिए सामूहिक राष्ट्रीय एकता नहीं थी। हिंदू राजाओं से झगड़ा कर रहे थे। पिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन बना आदिकाल की भाषा बताइए, तो आदिकाल की भाषा है पिंगल पिंगल, जो कि राजस्थान का रूप है। तो एक हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है राजस्थान के अंदर, राजस्थानी हिंदी, जो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मेवाड़ी के रूप में जानी जाती है। लेकिन उसका जो पुराना रूप है राजस्थानी हिंदी का, वो किस नाम से जाना जाता है, डिंगल पिंगल। क्वेश्चन क्या क्या बन गए, क्वेश्चन बन गए आदिकाल की विशेषता प्रवृत्तियों में
तो उनकी जो भाषा थी आदिकाल की वो डेंगल पिंगल थी। अप्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। आदिकाल की ज्यादातर युद्धों का वर्णन है, इसलिए वीर रस की प्रचुरता है। ठीक है, कल्पना की अधिकता उसमें रही है, हास्यदाताओं की प्रशंसा इसमें। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान अब इन विशेषताओं के आधार पर जो आपने ये विशेषताएं पढ़ी इनको अलग अलग नाम दे दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं आदिकाल, आदि का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरू का काल। चूंकि पहला काल था इसलिए नाम दे दिया। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, क्यों? क्योंकि युद्धों का वर्णन था, वीर रस की प्रचुरता थी। अब आपको नाम याद रहेंगे, वैसे नहीं रहते। वैसे तो आप रट्टा मार ही रहे हो पिछले 5 साल से। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसको 10 से ज्यादा बार ना पढ़ चुके, फिर भी गलत करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल जो नाम रखा वो आदिकाल इसलिए रखा क्योंकि ये प्रारंभ का काल है, स्टार्टिंग का काल है। आदि का मतलब आरंभ, प्रारंभ, आगे शुरुआत होता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काला नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें रस में रचनाएं लिखी गई, राजाओं का वर्णन हास्यदाताओं कवियों ने किया। विश्व प्रसाद ने इसको वीर काल कहा, क्यों कहा? क्योंकि खोज गुणों का वर्णन है, युद्धों से जुड़ी हुई चीजों का वर्णन है। इसलिए जो राजा थे वो अपने आप को बाहुबली दिखाना चाहते थे अपने कवियों के माध्यम से। तो इन्होंने नाम जो दिया विश्वनाथ प्रसाद ने, इन्होंने वीर गाथा कहा, इन्होंने वीर काल कहा। यहाँ गाथा शब्द है, यहाँ काल शब्द है, ये दोनों अलग अलग नाम है। राहुल संस्कार ने कहा सिद्ध सामंतों का काल। अब सिद्ध सामंतों का काल राहुल संस्कर्ता ने क्यों कहा? कि सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? ये क्षेत्र मेरा है भाई, अगर इस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ गया, मेरे वाले जो कुत्ते हैं उसको भों 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 करके, आप ये ध्यान रखना, सामंत व्यवस्था उसी को कहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि किसी दूसरे एरिया का अगर कोई डोगी अगर उनके एरिया में आ जाता है तो उस एरिया के सारे डोगी इकट्ठे होके टूट पड़ते हैं, उसको भगा देते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करते, हालांकि उसी की जाति का है। वो भी डोगी, ये भी डोगी। वो है कि तेरा डोगी डोगी, ठीक है, मेरा डोगी टोमी, ठीक है, दूसरे का डोगी डोगी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टोमी। तो यहाँ पे यानी कि वो उसी की जाति का, उसी के जैसा है, खान पीन रहन सहन उसका ही है, उसी के परिवार का है, लेकिन अपनी सीमा में दूसरे को स्वीकार नहीं करते। इस वजह से हमारे देश छोटे छोटे सामंतवादियों के हाथ में था। तो राजा की जगह सामंत चलाया करते थे, क्योंकि राजाओं के पास तो रानियां थी, रानियां राजाओं को चलाया करती थी और सामंत छोटे छोटे राज्य चलाया करते। तो सामंतवादी व्यवस्था थी, अर्थात जितना भी संपदा था पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र का, होल्ड जो रहता था इन सामंतों का रहता था। राजा ने जिसको जिम्मेदारी दी, राहुल संस्कर्ता ने उस व्यवस्था की वजह से इस आदिकाल को नाम दे दिया सिद्ध सामंतों का काल। उसके बाद शून्य काल, गणपति चंद्रगुप्त ने, कोई भी अचीवमेंट था ही नहीं उस काल का। इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस देश को कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि युद्ध हुए। और जब जब युद्ध होंगे दो देशों के बीच, दोनों का ही नुकसान होगा, आम पब्लिक का नुकसान होगा, ग्रोथ नहीं होगा। उस यूक्रेन युद्ध में जीतने के दोनों देशों का बराबर नुकसान, एक का ज्यादा एक का कम हो सकता। इन्होंने कहा शून्य काल, कोई अचीवमेंट नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ दिखावा चला, अपने मौज मस्ती के लिए चीजें हुई, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने नाम रख दिया शून्य काल, क्योंकि उसकी के आधार पर। ठीक है, मिस्र बंधु ने कहा प्रारंभिक काल। तो मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल क्यों किया? इससे पहले कोई काल था ही नहीं, नामकरण हुआ ही नहीं। तो मिस्र बंधु जो थे उन्होंने कहा इसको प्रारंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज विपणन काल, अर्थात किसी भी सभ्यता, किसी राष्ट्र गौरव, किसी साहित्य की शुरुआत इस काल से हुई और वो उसके बीज के रूप में हुई। इसलिए आने वाले जो समय था उसका बीज का काम आदिकाल ने किया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीज विपणन काल। कौन सा काल? बीज विपणन काल। राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल कहा, चारण काल कहा। चारण भाटों का काल था, चारणों के पास उस समय की तमाम अतीत के बारे में पता होता था, वो भाट का काम करते थे, अलग अलग एरिया में जाके वंशावली और राजा महाराजाओं के बारे में बताया करते थे। संधि काल इसलिए कहा क्योंकि पुराने समय में जब तमाम युद्ध हुए उसके बाद में आपस में संधियां हुआ करती थी। अगर युद्ध करेगा कोई राजा तो उसके एवज में उससे रिश्तेदारी कर ली जाती थी, तो राजा युद्ध करता नहीं था, उसका भी राज्य सुरक्षित, दोनों रिश्तेदार बन गए, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। नाम रख दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल। चार्ज ग्रियर्सन है चारण काल कहा क्योंकि चारण भाटों का काल था।
ये भी तो उन्हीं की ज़्यादा चलती थी, भी जाता था। तो जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चरणकाल कहा और डॉ राम कुमार वर्मा ने भी इसको चरणकाल कहा। मोहन अवस्थी, सुमन राजे, इन दोनों ने तो आधार काल कहा, क्योंकि बाकी काल का आधार यही था, नींव यही था। इसलिए मोहन अवस्थी सुमन राजे के अनुसार आधार काल, जॉर्ज ग्रियर्सन के और राम कुमार वर्मा के अनुसार चरण काल। राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल भी कहा। बीज विपणन काल महावी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, शून्य काल गणपति ने, सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने, वीर काल विश्वनाथ ने, वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आज के लिए इतना ही। तो ये कोई क्वेश्चन थे और कल जो क्वेश्चन हम करेंगे आदिकाल की प्रमुख कवि, लेखक, उनकी रचनाएं। तो आज मेरा जो टारगेट था प्यारे दोस्तों वो इन 2 सेक्शनों पे था। तो ये दोनों सेक्शन हमने कर लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमने जाना और हिंदी साहित्य के नामकरण के बारे में हमने जाना। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, इसको करेंगे कल वाली क्लास में। एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा। जिन्होंने पढ़ लिया है पहले 2 बार तो वो फ्री हो रहे हैं जीवन भर के लिए, और जो पहले पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद प्यारे दोस्तों उनको 2 बार और पढ़ने की आवश्यकता है, तब जाके इन हम सही कर पाएंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा से कल फिर हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचना वाले टॉपिक के साथ।